राम राम भाइयों और बहनों, LM स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 20, जिसे 10 भी जो भी हो। यह है लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला भर्ती का फर्स्ट पेपर होता है, कॉमन होता है सभी में। होम साइंस, जियोग्राफी, उन सभी के लिए ये उपयोगी है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे विद व्याख्या सहित। जो जिस प्रकार पेपर का पैटर्न है उसी अनुसार ये प्रश्नों की व्यवस्था की गई है। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। जिन्होंने भी लैब असिस्टेंट से फॉर्म भराया है उनके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो क्लास को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, मंडप। इसकी महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1505 1614 में कुंभलगढ़ या कुंभलेरू दुर्ग की नींव रखी। यानी विक्रम संवत 1505 दी हुई है और जो ईस्वी सन होती है 1448 है। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी और वास्तु शास्त्री मंडप की योजना और देखरेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, शेखावाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान का एक अर्धशुष्क ऐतिहासिक क्षेत्र है। राजस्थान के सीकर और पश्चिमी जिले शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षत्रियों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम शेखावाटी प्रचलन में आया था। इसे वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, उदोतन सूरी द्वारा लिखी गई है। इसकी व्याख्या, वत्सराज प्रतिहार के समय में जालोर के उदोतन सूरी नामक जैन मुनि ने 778 ईस्वी कुवलय माला ग्रंथ की रचना की, जिसे वत्सराज के समय की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, तो उसका क्या नाम है? उसका ये राजसमंद है। राजसमंद जिला 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर जिले से 7 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया। राजनगर कस्बा राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय है, जो इसके किले के नाम से भिन्न है, जो इस जिले के नाम से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की उच्चतम चोटी है, तो उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। इसकी व्याख्या, अरावली विश्व की प्राचीनतम फलित पर्वतमाला है, जिसका विस्तार गुजरात से खेड़ब्रह्मा पालनपुर से दिल्ली तक कुल 692 किमी है। राजस्थान में अरावली की अधिकतम लंबाई 550 किमी है। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है, जिसे गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है। अरावली की अन्य पर्वत चोटियाँ हैं, शेर जो सिरोही में स्थित है 1597 मीटर, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है 1380 मीटर, नागपाड़ उदयपुर में स्थित है 867 मीटर। उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ए, सिरोही जिले में स्थित है। जो उड़िया पठार है वो किस जिले में? सिरोही जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर के नीचे पश्चिम की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार ओरिया या उड़िया पठार स्थित है। इस पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, जैसलमेर में स्थित है। इसकी व्याख्या, पटुओं की हवेली जैसलमेर नगर के बीचों बीच स्थित है। इस 5 मंजिला हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सेठ गुमानचंद बापना ने करवाया था। यह हवेली अपनी शिल्प कलाओं, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मुणोत नैनसी किस राज्य का दीवान था? तो इसका राइट आंसर है बी, जोधपुर का दीवान था। मुणोत नैनसी या मुत्ता नैनसी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के प्रथम के दीवान थे। वे कुशल वक्ता एवं राजभक्त थे। नैनसी की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, मुत्ता नैनसी ख्यात एवं जोधपुर राज्य का गजेटियर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलकर कच्छ के रण में से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है सी, लूनी नदी है, वो अरब सागर में गिरती है। इसकी व्याख्या है, थार के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी लूनी का उद्गम अजमेर एवं पुष्कर के मध्य स्थित नागपाड़ एवं अनासागर झील है। यह नदी राज्य के 6 जिलों में बहते हुए कच्छ के रण में से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर है बी नगर योजना। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना। इसकी व्याख्या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के दोनों तटों एवं इसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का काल ईसा से 2300 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 1750 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ये सभी अवशेष कालीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है केयर एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है, तो केयर एनर्जी किस उद्योग से संबंधित है, इसका राइट आंसर है डी तेल से संबंधित है। केयर एनर्जी पीएलसी यूरोप की प्रमुख तेल और गैस अन्वेषण और विकास कंपनी है तथा लंदन स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है। केयर एनर्जी ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में तेल और गैस के भंडार की खोज की है। केरन द्वारा राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल व गैस की खोज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है बी विराट से मिले हैं। इसकी व्याख्या है विराट जयपुर में स्थित है। विराट जयपुर में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य दयाराम साहनी एवं पुण्य नीलरतन बनर्जी ने निर्देशन में हुआ। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी की खुदाई से पूर्व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ के अशोककालीन बौद्ध मंदिर व स्तूप तथा बौद्ध मठ के अवशेष तथा अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के खत्रिया से संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध जसनाथ जी है, वो खत्रिया से संबंधित है। इसकी व्याख्या राजस्थान के प्रसिद्ध संत जसनाथ का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हमीरजी जाट एवं रूपादे के घर हुआ। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा लेकर नाथ पंथ से प्रभावित ज्ञान मार्ग के सिद्ध शैव संप्रदाय के रूप में जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में 1517 विक्रमी में कतरियासर में जीवन समाधि ली थी। यानी 24 वर्ष में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ऐसा माना जाता है। इनमें लिखित एक सूची 1 विरासत एवं सूची 2 स्थान के साथ मिलान करें और निर्देश दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, महल स्थान जो भी है, विरासत दी हुई है और यहाँ पर जिले दिए हुए हैं, तो सही चुनित करना है। इसका सी है राइट आंसर है। पी में 3 गजनेर महल है, वो बीकानेर में स्थित है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में और जग मंदिर है, ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बेरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर है ताड़गढ़ किला है, पहले बेरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। इसकी व्याख्या टोडगढ़ का पुराना नाम बेरावाड़ा था, जिसे बरसा नाम के गुज्जर जाति के व्यक्ति ने बसाया था। टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है डी ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य 4 अक्टूबर 1962 को चूरू जिले के 7.19 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह अभ्यारण्य काले हिरणों एवं प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 1857 के क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था, तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लॉरेंस था। इसकी व्याख्या 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस था तथा मारवाड़ में मैकमोसन, मेवाड़ में मेजर सावर्स, जयपुर में कर्नल ईडन और कोटा में मेजर बर्टन। यह क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको वीडियो को पॉज करें, आराम से एक बार देख लेना, याद कर लेना। परीक्षा में 1% का जरूर आता है। पॉलिटिकल एजेंट थे। उल्लेखनीय कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में से हुई थी। पहला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजाब सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, इसका सी राइट आंसर है भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजाब भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। बहुमठ भील क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत ने भीलों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने हेतु एक आंदोलन चलाया, जिसे बहुमठ भील आंदोलन भी कहा जाता है। तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजतरंगिणी का लेखक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कल्हण है, वो राजतरंगिणी के लेखक है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों
में नदी नहीं है तो कौन से जिलों में नदी नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाए बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है। इनकी व्याख्या दी हुई है। बीकानेर बाड़मेर में कौन सी नदी है, लूनी, सुकड़ी और जवाई। जालौर में लूनी, जवाई, सुकड़ी, खारी, बाडी, सागी, सुकेल और बड़गांव है। जैसलमेर में कांकनी, चांदन, लाठी, ध्रुवा और दोगड़ी। जोधपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लूनी, मीठड़ी, जोजरी, गुणाई माता। श्री गंगानगर में घग्गर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। जो गंग नहर है यह कौन सी नदी से निकाली गई है, तो इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा, सतलज नदी से निकाली गई है। इसकी व्याख्या है, गंग नहर फिरोजपुर पंजाब जिले में हुसैनीवाला के निकट से सतलज नदी से निकाली गई है। यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण 1921 से 27 के दौरान बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गंग नहर से राज्य के श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरुदान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है सी, 1981 में। इसकी व्याख्या, राष्ट्रीय मरुदान 8 मई 1981 को जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के 3162.52 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ पर गोडावण, स्पेन, गोरैया, खरगोश, चिकारा, तितर, हुबारा, फुसा, गोह, भेड़िया, पीवड़ा, सांप आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेखावाटी के किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो उसका नाम है बी, किशोरी देवी ने शेखावाटी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसकी व्याख्या, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सूची 1 उद्योग और सूची 2 अवस्थिति है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ अवस्थित है, डीडवाना में। बी में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो गुलाबपुरा में अवस्थित है, सॉरी इसको मिलाना है, तो सीधे इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग है वो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में अवस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी अलवर में स्थित है। नमक उद्योग डीडवाना नागौर में स्थित है। संगमरमर उद्योग मकराना नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, तो होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पनियारा। चंग, गिद्धड़ और गेर ये किससे संबंधित है, होली से संबंधित है। चंग शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है जिसमें प्रत्येक पुरुष चंग की थाप पर गाते हुए नाचते हैं। गिद्धड़ शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय एवं बहुत प्रचारित नृत्य है जो होली से पूर्व डांडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक चलता है। गेर मारवाड़ क्षेत्र विशेषकर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर एवं पाली जिलों में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष एक गोल घेरे में डांडे मिलाते हुए नाचते हैं। पनिहारी नृत्य होली से संबंधित नहीं है, यह एक युगल नृत्य है जिसमें पनिहारी गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है, तो इसका राइट आंसर है डी, नीमूचना किसान हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड है। इसकी व्याख्या, बढ़ती हुई लगान दरों के विरोध में 14 मई 1925 में अलवर के नीमूचना नामक स्थान पर किसानों की महासभा पर अंधाधुंध फायरिंग से सैकड़ों किसान मारे गए। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है डी, बाजरा। राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो राजस्थान का प्रथम स्थान किस में रखता है, तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का बाजरे के उत्पादन में व क्षेत्रफल दोनों में देश में प्रथम स्थान है। देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 1/3 राजस्थान में होता है तथा राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र लगभग 1/4 भाग में केवल बाजरा बोया जाता है। राजस्थान के प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर व जालौर है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो कहाँ उपस्थित है, तो सी राइट आंसर हो जाए, सीकर में अवस्थित है। इसकी व्याख्या है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर कांतले नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई तथा उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से
तांबे के उपकरण, पत्थर का बांध, चित्रकारी से युक्त बर्तन एवं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर है बी, शेखावाटी से है। गिद्दड़ शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय एवं बहुचर्चित लोक नृत्य है जो होली से पूर्व डांडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक चलता है। गिद्दड़ नाचने वालों को गिद्दड़िया तथा स्त्रियों का समांग करने वाले को गणगौर कहा जाता है। नृत्य में विभिन्न उन प्रकार के समांग करते हैं तथा ढोल, डंप एवं चंग वाद्य भी बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर है चामुंड को हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। इसकी व्याख्या है, 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप को 1572 ईस्वी में गोगुंदा में राज सिंहासन पर बैठाया गया। प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप व मुगल सेनापति मानसिंह के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इसमें मानसिंह विजय हुआ। इस युद्ध के पश्चात प्रताप ने लूणा राठौड़ को चामुंड से खदेड़कर चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो इसकी राइट आंसर है सी, गुहिल वंशीय था ये। व्याख्या, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय शासक था। समर सिंह के पश्चात उसका पुत्र रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। रतन सिंह की रानी पद्मावती सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रतन सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ आक्रमण एवं उसकी विजय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखना। जो अभी हाल ही में कल परसों थी, आज 7 जून है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एक घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में किया है। अगला क्वेश्चन है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है तो कौन सी है? तो सी, राइट आंसर हो जाएगा चंबल है, इसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इसकी व्याख्या है, माही, सोम एवं साबरमती नदियां अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का भाग है, जबकि चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके कुल 966 किमी बहकर मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड के माध्यम से कीजिए। इधर पर्यटक केंद्र दिए हुए और जिलों के नाम दिए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो हम सीधी इनकी व्याख्या देख लेते हैं। पांडुपोल है अलवर में स्थित है, जसवंत थड़ा जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में और गागरोन किला है झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या, गणगौर सुहागिन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक पर्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। यह पर्व चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। इस दिन गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की तीज की सवारी एवं उदयपुर की ढींगा गणगौर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मदील एक प्रकार का है। तो मदील एक प्रकार का क्या है? पगड़ी है। मदील एक प्रकार क्या है? पगड़ी का प्रकार है मदील। इसकी व्याख्या, मदील पगड़ी सापा का एक प्रकार है। विवाह में मोठड़ा, केसरिया, चुनरिया पगड़ी, श्रावण महीना में लहरिया पगड़ी, दशहरे पर मदील पगड़ी, होली पर फूलपत्ती वाली फूलदार पगड़ी एवं युद्ध में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। यानी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी, तो वह कौन थी? तो बी, राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला बाई। मांड गायिका के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त गायिका अल्लाह जिला बाई बीकानेर के राजघराने के प्रतिष्ठित बीकानेर म्यूजिकल स्कूल, जो गुणीजन खाना के नाम से जाना जाता है, कि श्रेष्ठ गायिका थी। गायन के शास्त्रीय आधार पर गांठ, चेताला, अर्धा, झुमरा आदि कठिन तालों में लोकगीत गाने वाले इस कलाकारों की गायकी में ख्याल व गजल शैली का अनूठा मेल खाता है। वर्ष 1982 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है डी, मल्लिनाथ जी से संबंधित है। इसकी व्याख्या, मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ पर इनकी स्मृति में
चैत्र माह में मलिनाथ पशु मेला भरता है। उल्लेखनीय है कि 1358 ईस्वी में जन्मे मलिनाथ जी मलानी के शासक राव तिराजी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जानी दे था। अगला क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। जो त्राइन का द्वितीय युद्ध है वो किनके मध्य लड़ा गया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की से संबंधित है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कायलाना झील मीठे पानी से संबंधित है। इसकी व्याख्या, कायलाना मीठे पानी की झील है जबकि डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरण, सर खारे पानी की झीलें हैं। कायलाना झील राज्य के जोधपुर जिले में है। इस झील का निर्माण जोधपुर राज परिवार के सर प्रताप ने करवाया। वर्तमान में झील के किनारे माचिया सफारी पार्क मृगवन स्थित है। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या, 4 अक्टूबर 1962 को चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के 7.19 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थापित ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों एवं प्रवासी पक्षी कुर्चा के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य में ताल छापर नामक झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सालर बाड़मेर ये सही सम्मिलित नहीं है। सदाबहार वन माउंट आबू ये सम्मिलित है। शुष्क मरुद्वीप जैसलमेर में ये भी सम्मिलित है और मिश्रित पतझड़ कोटा में ये भी सम्मिलित है। सालर वन मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इनमें साल वृक्ष की प्रमुखता होती है। ये वृक्ष पैकिंग सामग्री एवं गोद निर्माण के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियों की निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो किसका उप विभाजन है? बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य अरावली श्रेणी का उप विभाजन है। ये मध्य अरावली प्रदेश में अजमेर जिले एवं सांबर, जयपुर क्षेत्र की अरावली पर्वतमाला को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सांबर की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कोकरा की पहाड़ियाँ, अजमेर राजसमंद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो मारवाड़ के मैदान, मेरवाड़ा के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। अजमेर जिले के अधिकांश भाग राजसमंद के उत्तरी भाग एवं पाली जिले के बर क्षेत्र में विस्तृत है। इन पहाड़ियों का स्रोत शिखर तारागढ़ 1873 मीटर अजमेर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होता है। तो लांगुरिया नृत्य किसमें होता है? बी राइट आंसर हो जाए, केला देवी के मंदिर से होता है लांगुरिया नृत्य। चैत्र माह में केला देवी के मंदिर केला गांव करौली में 15 दिवसीय मेला भरता है। इस मेले में श्रद्धालुओं द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में अकबर ने मानसी को 7000 जात एवं 6000 सवार का मंच प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है डी 1605 में। भगवत दास की मृत्यु 1589 ईस्वी में आमेर के शासन मानसी ने संभाला। अकबर के नवरत्नों में से एक मानसी को अकबर ने 1605 ईस्वी में अकबर के समय का स्रोत 7000 जात एवं 8000 सवार का मंच प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि मानसी ने बंगाल व बिहार का गवर्नर बनकर मुगल सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व संभाला था। तो किसने संभाला था? मानसी ने संभाला था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष एवं भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ, जिसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी व श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी, तो कितनी उम्र थी? तो ये राइट आंसर हो जाए 3 वर्ष थी। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर ए है। इस कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के बेटे सलाह कुमार की शादी 3 साल की उम्र में बीकानेर के पुगल क्षेत्र के पवार राजा की बेटी से हुई, जिसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी से रचित एक लोक भाषा काव्य है, जिसमें राजकुमार ढोला व राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? इसका राइट आंसर है, जयपुर के दीवान थे। बीटी कृष्णामाचारी जयपुर के महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय के दीवान थे। 4 फरवरी 1881 को करौर जिले के वग्गल गांव के एक जमींदार ने यहाँ उनका जन्म हुआ। कृष्णामाचारी के सुझावों पर राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, किंतु राजस्थान संघ बनाने के प्रयास करने पर ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका राइट आंसर है नयूनाराम शर्मा थे, वो बूंदी के
आंदोलन के नेता थे। लालबाग बेगार प्रथा व लगान की ऊंची दरों के विरोध में बूंदी के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। इस आंदोलन के दौरान डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा में झंडा गीत गाते समय नानक भील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी, जिसका राइट आंसर है बी, जयनारायण व्यास ने की थी। पोपाबाई पोल नामक पुस्तिका की रचना जयनारायण व्यास ने की थी। जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई थी। व्यास जी ने 1927 ईस्वी में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक, 1936 में अखंड भारत के प्रशासक रहने के साथ साथ आगीबाज नामक राजस्थानी पत्र के प्रकाशन का कार्य किया। वे वर्ष 1951 से 54 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का कौन सा चरण शुरू किया गया है? ये कौन सा चरण शुरू किया? सी, तीसरा चरण शुरू किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष विनू गुप्ता ने 2 मार्च 2022 को मंडल मुख्यालय से ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के तीसरे चरण का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अभियान में अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू व सीकर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं रिहायशी कॉलोनियों तथा रेडिसेलियल वेलफेयर एसोसिएशन, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं हेतु ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है सी, रणखार जालोर बना है। राजस्थान सरकार द्वारा जालोर जिले की चितलवान तहसील की खेजड़ियाली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। रणखार ग्राम की 7288.61 हेक्टेयर राजस्व व वन भूमि को पारिस्थितिकी एवं प्राणी जातीय वनस्पति भू संरचना संबंधी नरसंगिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को मद्देनजर रखते हुए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और आरक्षित और सुरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, तो इसका राइट आंसर है बी, खरनाल या खरनाल एक है जो नागौर में स्थित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में जाट समुदाय के आराध्य लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ है। इनकी माता का नाम राजकुंवर एवं पिता का नाम ताहड़ जी जाट था। राजस्थान में तेजाजी की ख्याति परम गौरक्षक एवं गायों की मुक्तिदाता एवं कर शिकारियों के उपकारक देवता के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो राजस्थान प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, उनकी राजधानी कौन सी थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मंडोर। व्याख्या, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी जोधपुर के शिलालेखों एवं गटियाला के शिलालेखों में मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार मंडोर में हरिश्चंद्र रोहिल्दी नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय रानी भद्रावती के से उत्पन्न 4 पुत्रों भोगभट, कद्दक, रज्जिल एवं दहन ने मांडवीयपुर मंडोर को जीतकर वहां महल का निर्माण करवाया। इन चारों में रज्जिल कुशल प्रशासक था, जिसके वंश ने मंडोर प्रशासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, रणथंभौर को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के अन्य प्रमुख प्रवेश द्वार हाथीपोल, गणेशपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ एक विकट दुर्ग है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, 1815 में हुआ था। फ्रांस में लुई 18वें को राजा बनाने से जन असंतोष एवं यूरोपीय राष्ट्रों में परस्पर मैक्तव्य का अभाव तथा अंतः नेपोलियन ने पुनः भाग्य आजमाना चाहा। 30 मार्च 1815 ईस्वी को वह अल्बा से भागकर पेरिस पहुंच गया, पुनः सम्राट बन बैठा। यूरोप के मित्र देशों ने नेपोलियन पर विश्वास नहीं किया और संयुक्त सेनाएं फ्रांस भेजी। नेपोलियन ने मुकाबला किया, लेकिन वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजी सेना वेलिंगटन के नेतृत्व में पहुंच चुकी थी। अतः 18 जून 1815 को नेपोलियन परास्त हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार की घटना हुई थी। इसकी व्याख्या है 22 मार्च 1905 ईस्वी को रविवार के दिन 1.5 लाख मजदूर फादर गेपन यानी गेपो के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग के महल विक्टर पैलेस के सामने एकत्रित हुए। जार के सैनिकों ने नियत थे लोगों पर आक्रमण कर 130 व्यक्तियों को मार दिया। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट रद्द करने वाली सरकार थी। इसका राइट आंसर है बी राकीगम। राकीगम की घोषणा 1765 ईस्वी में बनी राकीगम सरकार ने स्टाम्प एक्ट रद्द कर एक अन्य एक्ट पास किया जिसके अनुसार इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर एक कर लगाने का पूरा अधिकार सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल नहीं था? तो कौन मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर है डी जर्मनी शामिल नहीं था। इसकी व्याख्या 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा था। अगला क्वेश्चन है कोल्डेरा का उदाहरण है, यानी कोल्डेरा का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है? डी है अमेरिका की ओरेगन झील, महाराष्ट्र की लेनार झील और राजस्थान की पुष्कर झील ये कोल्डेरा के उदाहरण है। कोल्डेरा क्या होती है तो इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित केप के आकार के ग्रत को क्रेटर कहा जाता है। कोल्डेरा क्रेटर का विस्तृत रूप है। क्रेटर का कोल्डेरा के रूप में विस्तार या तो क्रेटर के धंसने से होता है या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से। क्रेटर एवं कोल्डेरा में जब जल भर जाता है तो झील के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अमेरिका का ओरेगन झील, महाराष्ट्र का लोनार झील, राजस्थान की पुष्कर झील आदि कोल्डेरा झील के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी क्राकाटोआ ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी विस्फोट के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या है क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच सुड्डा जलडमरू मध्य में रकाटा द्वीप पर स्थित है। जब काली क्राकाटोआ से 17 मील यानी 27 किमी ऊपर उठी तो यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विस्फोट था। ज्वालामुखी 20 मई 1883 को सक्रिय हुआ और अंतिम विस्फोट 27 अगस्त 1883 को हुआ। बाद में फरवरी 1884 तक इसमें छोटे विस्फोट होते रहे फरवरी 1884 तक। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1792 में। 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध की लपेट में धीरे धीरे समूचा यूरोप आ गया और यह लगभग 23 वर्ष तक चलता रहा। इसका अंत वाटरलू के मैदान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है डी पिलियन तुल्य डी राइट आंसर है वेलिकेनियन तुल्य होती है। इसकी फूल गोभी के अनुसार गोभी के फूल की तरह होती है इनकी आकृति। तो जो ज्वालामुखी से संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो वो हमने मैराथन क्लास जो एनसीईआरटी सार संग्रह से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या देते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी से पदार्थ भयंकर विस्फोट एवं अधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट के पश्चात राख एवं धूल से भरी गैसें विशाल काले बादलों के रूप में काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उठती है एवं फूलगोभी के रूप में दिखाई पड़ती है। इसका अगला क्वेश्चन है सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? इसका राइट आंसर है डी जापानी शब्द से बना है। सुनामी शब्द दो जापानी शब्दों तत्सु से बना है जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। बल्कि सुनामी एक जापानी शब्द है लेकिन आजकल अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल होता है। सुनामी तरंगें आकाशीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होने वाली ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती है। सुनामी लहरें समुद्र और महासागर के नीचे भूकंप या भूस्खलन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है 65 रूसी क्रांति के मध्यम वर्ग के किन विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी का। कौन थे? लियो टोल्स्टॉय,
बाकुनिन, तुर्गनेव, दोस्तोविके। रूसी क्रांति के मध्यम वर्ग के विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें लियो टोल्स्टॉय, बाकुनिन, तुर्गनेव, दोस्तोविकी, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस की क्रांति सभा कन्वेंशन ने 21 वर्ष फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति एवं गणराज्य की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है बी 1792 में। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा थी, जिसने 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक शासन चलाया। गणराज्य की घोषणा 21 सितंबर 1792 ईस्वी को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस के राजतंत्र की शांति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1783 ईस्वी में। 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? तो गरजते चालीसा किन अक्षांशों के मध्य चलती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ये गरजता चालीसा चलती है। जलवायु से संबंधित भी एनसीईआरटी सार संग्रह से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी प्लेलिस्ट पे बनाई हुई है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चिकता साटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन उपरोक्त कथनों के आधार पर कीजिए। तो सही कथन कौन कौन से है उनका बताना है हमें। तो इनमें बी और सी सही कथन है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, यह सत्य कथन। और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, यह कथन क्या है? सत्य दिया हुआ है इसमें। व्याख्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,46,14,000 वर्ग किमी है। अफ्रीका का 3,02,16,000 वर्ग किमी है। और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,42,30,000 वर्ग किमी है। और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,14,000 वर्ग किमी है। ये क्षेत्रफल भी इसमें दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 1,42,45,000 वर्ग किमी है। यूरोप का क्षेत्रफल 1,05,05,000 वर्ग किमी है। और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 85,03,000 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो भारत के निम्नलिखित कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो किसकी नहीं है? नागालैंड की नहीं है। मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से सटे 5 भारतीय राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया था? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार किमी में कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 3,214 किमी है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः उत्तर दक्षिण तो 3,214 किमी है और पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किमी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई किस नगर के उत्खनन से सर्वप्रथम यह जानकारी मिलती है कि नगर को 2 खंडों में विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, हड़प्पा
में। कालीबंगा में 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। टीलों के नीचे की बस्ती भी सुरक्षा दीवारों से घिरी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। तो 1924 में वार्षिक सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो इसका डी राइट आंसर है, बेलगांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन वर्ष 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इनके अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो दुर्व्यापार को निषेध करता है। संविधान का शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 223 इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, एसपी चटर्जी द्वारा। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इसका विस्तार 220 वर्ग किमी क्षेत्र में है। राज्य का दक्षिणी छोर मयमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। पश्चिमी और रंगपुर बांग्लादेशी भाग तथा उत्तर एवं पूर्वी और भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। इस राज्य का नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्राध्यापक एमेरिटस एसपी चटर्जी द्वारा सुझाया गया था। इन जो मेघालय नाम है, मेघालय राज्य का मेघालय नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? ये प्राध्यापक एमेरिटस एसपी चटर्जी द्वारा सुझाया गया था। कोसी एवं काली सिंध नदियां किस प्रवातंत्र से जुड़ी है? वह तो वह गंगा नदी प्रवातंत्र। कोसी एवं काली सिंध नदियों गंगा नदी के प्रवातंत्र से जुड़ी है। उल्लेखनीय है कि यमुना, सोम, दामोदर, रामगंगा, शारदा, करनाली, गंडक, कोसी, महानदी एवं काली सिंध गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी उत्तराखंड है तथा यह बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए थे। चौसा, धर्मठ, हल्दीघाटी, खानवा। इन युद्धों का सही कालक्रम यानी कालक्रम अनुसार सही सेट करना है इनको। तो इसको किस प्रकार सेट होंगे? तो सर्वप्रथम कौन सा हुआ था? खानवा, उसके बाद चौसा, उसके बाद हल्दीघाटी और उसके बाद धर्मठ का युद्ध हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं इस पराजय के उपरांत सिंध चला गया तथा शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राणा सांगा में बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के मध्य हुआ। इसमें राणा प्रताप पराजय हुआ। धर्मठ का युद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध के अंतर्गत 1658 में इसमें दारा सिखों और औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के साथ हुआ। इसमें दारा सिखों की क्या हुई? पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भू संकलन की घटना सामान्य है? तो भू संकलन की घटना सामान्य किसमें है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सामान्य है। यहाँ पर अक्सर भू संकलन की घटनाएं होती रहती है। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें पत्थरों का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि को शामिल किया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? यानी उर्वरक उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? तो वो हम देखेंगे, इसमें सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर ये उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है, बाकी सभी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, वहाँ पर उर्वरक उद्योग का पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है। भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। भारत में उर्वरक उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न है: बेलगुला कर्नाटक, उल्लई केरल में, सिंदरी झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नागला व बठिंडा पंजाब में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, तालचेर उड़ीसा में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में एवं सलादीपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विद्रोह के तरीके थे। तो क्या तरीके थे? अहिंसा व असहयोग का आधारित सत्याग्रह थे। इसकी व्याख्या है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह थे। इन गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का
पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। यानी चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी तो ये एक गोरखपुर जिले में हुई थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसे चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा के बीच सीमांकित करती है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो इसका राइट आंसर है बी, भारत, चीन और बर्मा के बीच सीमांकन करती है। इसकी व्याख्या उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। 1937 में भारतीय संरक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चीनी अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का प्रमुख केंद्र व कारण थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इनकी शिमला समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कि इसकी क्या है? शिमला समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी जो आंदोलन हुए उनको सही ढंग से स्थापित करना है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार हुए थे। तो इनकी डेट देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला कहना है भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अर्ध संज्ञानात्मक सरकार। जो स्विट्जरलैंड दिया हुआ है ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। यह सभी क्या सही सम्मिलित है। इनके भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों केंद्रों के पास तथा संज्ञात्मक विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई है। नए एवं मूल्यवान विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसे सृजनात्मकता कहा जाता है। जो 85 तक क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब 86 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। जिसके सिलेबस में मनोविज्ञान दी हुई है वो क्वेश्चनों को देख सकते हैं, बाकी इनको छोड़ सकते हैं। इसकी व्याख्या है सृजनात्मकता व्यक्ति की ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से वह नया तथा उचित कार्य का अनुक्रिया कर पाता है। इसमें आगमनात्मक, तर्कना एवं औपचारिक चिंतन तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भय से वेग उत्पन्न होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति क्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर है बी, पलायन कार्य करती है। हल का सिद्धांत है। हल का सिद्धांत कौन सा है? असार सिद्धांत है। वो किसने दिया था? हल ने दिया था। हल का सिद्धांत उद्दीपक प्रक्रिया का सिद्धांत है। उदाहरण स्वरूप भूख या भोजन उद्दीपक का कार्य करता है, जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो जैविक कारक नहीं है अभिभावक बालक संबंध, ये जैविक कारक नहीं है। और जैविक कारक कौन कौन से है? तो आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य, ये क्या आनुवंशिक कारक है। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से अभिभावक बालक संबंध जैविक कारक नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिकतम प्रक्रिया व उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार है। इसके कारण सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके जो कई महत्वपूर्ण कारण है वो हम देख लेते हैं। तो कई महत्वपूर्ण कारक है जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद आदि है। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारण कारक कौन से है? तो आनुवंशिकता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, शारीरिक गठन या स्वास्थ्य और शारीरिक रसायन, ये क्या है? जैविक निर्धारक कारक है। अगला क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है सृजनात्मकता की ओर? तो अभिसारी चिंतन ये सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन है वो ले जाता है, अभिसारी चिंतन नहीं ले जाता है।
अपसारी या सृजनात्मकता चिंतन, खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। ऐसा चिंतन जिससे हम किसी की विषय वस्तु के बारे में अलग अलग प्रकार के सोचते हैं। इसमें एक व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से जो दी हुई है? तो दल समूह में रहने की अवस्था, ये बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण करके सीखने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था है। ये सभी इनकी विशेषता है। 3 से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। बालक के समय बनाने का भाव उत्तर बाल्यावस्था में विकसित होता है। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से विकसित होता है। उसमें रटने पर आधारित स्मरण शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है, शिशु के हृदय की धड़कन प्रारंभ में 72 बार प्रति मिनट होती है, जो 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो ये क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है? और जो ये कथन दिए हुए सत्य है तो हम देख लेते हैं। बालक के जन्म के समय में बालक का भार लगभग 7 पाउंड तथा लंबाई 50 सेमी होती है। बालक के जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। मस्तिष्क का भार शरीर के आकार का 1/4 भाग होता है। 6 माह में शिशु के दूध के दांत निकलते हैं, जो 1 वर्ष में बढ़कर 8 एवं 8 व 4 वर्ष में बढ़कर 20 हो जाते हैं। इसकी व्याख्या, शिशु की आरंभिक धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है, जो 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रोफेसर यशपाल। अनुच्छेद 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इस समिति का गठन 1992 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था। इसमें देश भर के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था। समिति को इस बात पर विचार करना था कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, विशेषकर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बस्ते के बोझ को कैसे कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए। इस पर इन सभी पर जो निर्णय लिया गया तो जो समिति बनाई गई वो क्या थी? अनुच्छेद 2005 था। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। जो विश्वसनीयता होती है उसकी अवधारणा से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रांतांगों की बारंबारता। विश्वसनीयता अवधारणा से आशय है गणना की समरूपता या प्रांतांकों की बारंबारता से है। अगला क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए कहा जाता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। इसे RMP भी कहा जाता है। यह एक अशाब्दिक परीक्षण है जिसका उपयोग आमतौर पर सामान्य मानव बुद्धि और अमूर्त तर्क को मापने हेतु किया जाता है। इस परीक्षण को 1936 में जॉन सी रेविन द्वारा विकसित किया गया। इसमें 60 बहुलिक प्रश्न होते हैं तथा इसे 5 वर्ष से लेकर बड़े वयस्कों तक के बच्चों को दिया जा सकता है। इस परीक्षण में एक लुप्त खंड द्वारा दृश्य ज्यामितीय प्रारूप शामिल है। रेविन ने मानक गतिशील मैट्रिक्स, रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स और उन्नत प्रगतिशील मैट्रिक्स का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा से संबंधित सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रेरणा का उदाहरण है। रिली व लेविस के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। प्रसंगत बी विकल्प, छात्र स्व प्रेरित है और अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल है। अगला क्वेश्चन है 97, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। आकलन, मापन और मूल्यांकन, इन 3 संपत्तियों द्वारा शिक्षण अधिगम की सफलता असफलता को ज्ञात किया जा सकता है। आकलन एक संकीर्ण संपत्ति है जिसमें अधिगम उद्देश्यों की सफलता असफलता का मात्र अनुमान लगाया जाता है। आकलन या अनुमान की विश्वसनीयता प्राय संदिग्ध रहती है। अगला क्वेश्चन है 98, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यह बयान है वो किस महत्व पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अनुवांशिकता पर जोर देता है। ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों
प्राय आनुवंशिक तथा वातावरणीय कारकों में वर्गीकृत किया जाता है। आनुवंशिक कारकों में प्रजातीय, बुद्धि संबंधी, लिंग संबंधी, आनुवंशिक विकारों आदि को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास और 8 चरणों में होता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास है वो बच्चों का 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है। विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अथवा सामाजिक विकास में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांट कर अध्ययन किया है। यह कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। तो जो 8 अवस्थाएं दी हुई वो देख लेते हैं हम। तो पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ये कब से कब तक? जन्म से 1 वर्ष तक होती है। स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, ये 1 से 3 वर्ष तक होती है। पहल बनाम दोष अवस्था, ये 3 से 5 वर्ष साल होती है। परिश्रम बनाम हीनता, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। पहचान बनाम संभ्रांति, ये 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये 20 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है। जननात्मक बनाम स्थिरता, ये 40 से 50 वर्ष तक होती है। संपूर्णता बनाम निराशा 60 वर्ष से ऊपर होती है। तो इसको ये इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, एक बार इसे वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं। जो एरिक्सन के द्वारा विभिन्न अवस्थाएं दी हुई है उनको। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। चिंतन का शिक्षण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर, बोध स्तर दोनों का सम्मिलित रूप से होना आवश्यक है। इससे संबंधित समस्या का हल शिक्षार्थी स्वयं चिंतन के माध्यम से करता है। कैसे व क्यों बालकों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है। इसी के साथ ये क्लास 100 क्वेश्चन पूरे हुए क्लास कंप्लीट हुई। 1 घंटे में हमने 100 क्वेश्चन व्याख्या के साथ कर दिया है कंप्लीट। अब वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो, हम वेट करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने में इतना समय नहीं लग रहा, फिर भी आप समय लगा रहे हो। ठीक है, ईमानदारी से सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते होंगे तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल LM स्टडी एंड जॉब, जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर LM स्टडी एंड जॉब। तो वहाँ पर आपको ये इनकी PDF जो जितने भी मॉडल पेपर करवाए उनकी सभी की PDF आपको मिल जाएगी। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय प्रस्तुत जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो वो भी डाउट प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट और राय नहीं देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर से जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं कि वीडियो देखने के लिए सभी को, अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।